Hello everyone. We are back with another video. This time we'll continue with our science 1 chapter 2 that is called as the periodic classification of the elements. इसमें हम देखेंगे कि जो हमें एलिमेंट्स पता चलते गए, हिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स पता चलते गए, तो उन्हें पीरियोडिक तरीके से पढ़ना था हमें कि अच्छे से हम पढ़ पाएं, इजी तरीके से पढ़ पाएं और साइंटिस्ट लोग भी इवन इजीली उसको ग्रैब कर पाएं। तो उस वजह से उसका एक प्रॉपर तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी था। तो वो स्टोरी हम पूरा पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल आज जो हम देखते हैं वहां हम पहुंचे। तो बेसिकली आपको 10th में यही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो उसके पहले ऑलरेडी आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए, जैसे कि एटम, न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, एटम में क्या क्या रहता है, फिर कौन रिवॉल्व होता है, और मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या है, ये सब का आपका बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए सो दैट कि ये चैप्टर आपको इजिली समझ जाए। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। पहले एक पॉजिटिव नोट के साथ, लाइक थिंक लाइक अ प्रोटॉन एंड स्टे पॉजिटिव। तो आपको पूरे 10th के दौरान इसी तरह रहना है कि प्रोटॉन जैसा रहना है, पॉजिटिव रहना है हमेशा, कुछ भी हो, चाहे मार्क्स कम है चाहे ज्यादा है, जो भी रहे आपको हमेशा अच्छा सोचता रहना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में हम लोग। तो हमारा चैप्टर है, जैसे मैंने नाम बताया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आप प्रॉपर तरीके से एलिमेंट्स को डिफरेंट टेबल्स में रख के पढ़ने के मुताबिक उसको रखते जाएंगे। तो इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है? फर्स्ट इज एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, देन आएगा डोबेराने ट्रायड, इन्होंने कुछ कोशिश की थी। फिर उसके बाद आएगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आएगा, द ग्रेट मेंडलीव का टेबल आएगा, फिर उसके बाद आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम देखते हैं हमारे लैब में, क्लास में या कहीं भी जनरली साइंस लैब में हमको ये पीरियोडिक टेबल दिख जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। We have learned in the previous standard that all the atoms of the element, किसी एलिमेंट के सभी एटम आर ओनली ऑफ वन टाइप। ठीक है, चलिए इसको भी हम समझे, थोड़ा और पढ़ लेते हैं आगे। टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन, जिसमें से 92 हमेशा ये नेचुरल है, और उसके बाद के 92 के बाद के 93, 94 जितने भी हैं, जैसे कि हमारे 26 और जो फ्यूचर में और आने वाले, ये सब आर्टिफिशियल है, मतलब मैन ने बनाया इसे। जो लास्ट है वो है यूरेनियम, 92nd जो है ये यूरेनियम है। तो आपको ये बात दिमाग में रखना जरूरी है सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो कि हमारे पास तो 118 एलिमेंट है पूरे, मतलब धरती पे पूरे 118 एलिमेंट मिलेंगे, नहीं, जो अर्थ पे है सिर्फ 92 है। However, around year 1800 only 30 elements were known। आज से करीबन 200 साल पहले की बात जब चालू होगी तो वहां पे लोगों को सिर्फ तब तक सिर्फ 30 ही एलिमेंट के बारे में पता था। फिर मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम। जब टाइम बढ़ता गया तो वो तो मालूम होगा, साइंस आगे बढ़ेगी, पैसा मिलता गया तो साइंस भी आगे बढ़ता गया, और उसी के साथ हमारे एलिमेंट्स के बारे में पता चलता गया। जैसे कि मैं आपको पहले एटम, एलिमेंट्स और ये सब के बारे में बता देता हूँ। समझिए, ये आपका कोई एक, फिर से ड्रॉ करते हैं, ये कोई आपका एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो जाएगा, और इस न्यूक्लियस में हमें क्या मिलता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके अराउंड, जैसा ए के ब्लैक में बनाया है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। और ये ऑर्बिट्स में ऐसे बहुत सारे में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। सो एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। सो यहां से ये पूरा अगर हमें एटम का स्ट्रक्चर है तो दो टर्म आपको कॉइन होते हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास।
एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे कि प्रोटॉन जो क्या होता है पी से प्रोटॉन, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन पे क्या ऊपर चार्ज होता है, सो एन से नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और वहीं पे इलेक्ट्रॉन पे जैसे आप देख रहे होंगे मैंने निगेटिव चार्ज ड्रॉ किया हुआ है। फिर जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैंने दो टर्म आप लोगों को बोला कि एक दो टर्म होते हैं हमारा, एक एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने किसी भी एटम के अंदर। और वहीं पे क्या होता है, जो मास होता है दैट इज, मास मतलब पूरा कितना, बोलते हैं ना कितना वेट है हमारे एक एटम का, वन एटम का। तो एक एटम में जनरली जैसे कि क्या बोल सकते हैं कि हमारे प्रोटॉन को चार्ज मिला, इलेक्ट्रॉन को चार्ज मिला, तो न्यूट्रॉन को चार्ज नहीं मिला था। सो क्या हुआ, कुदरत ने न्यूट्रॉन को वजन दे दिया, वेट दे दिया। तो रियल में आप जब एटम का वेट बोलते हो तो उसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है, जो सबसे ज्यादा वजन वाला चीज होता है, वो होता है न्यूट्रॉन। तो आपको न्यूट्रॉन की वैल्यू को घटाना नहीं है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है लेकिन वेट है। अब उसी को एटॉमिक मास बोला जाता है। तो एटॉमिक मास एक एटम का टोटल मास, टोटल। एटम क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं जो हमारे आंखों से विजिबल नहीं होते हैं। आप जो भी आंखों से देख पा रहे हैं तो वो एटम नहीं होता, एटम को आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। प्रोटॉन क्या, हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो अगर समझिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है किसी एलिमेंट के अंदर या एटम के अंदर, तो उसको ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसके सामने 3 इलेक्ट्रॉन भी होनी चाहिए। तो उसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं, 3 प्रोटॉन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन समझिए 5 होते तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो एटॉमिक नंबर को इसीलिए कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप दोनों टर्म देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसे एटॉमिक नंबर कहा जाएगा, और एक एटम का मास जितना होगा उसे एटॉमिक मास कहा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एटॉमिक नंबर नंबर है, गिन सकते हैं, मास को मेजर करना पड़ता है उसे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर में, अंदर चलते हैं। और एक चीज बताना था आपको कि देखिए, ये आज हम क्लियर करेंगे कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल, और चौथा है एटम। ये चारों में फर्क क्या है, और फर्क क्या और क्या सिमिलरिटी भी, ये सब हम देखेंगे। ठीक है। सो जो सबसे स्मॉल यूनिट होता है उसे बोला जाता है एटम। तो समझिए ये मैं हाइड्रोजन के ले रहा हूँ, तो हाइड्रोजन के 2 एटम ले रहा हूँ। सो हाइड्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम। तो अगर हाइड्रोजन को नेचर में स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट होना, मतलब स्टेबल मतलब कि वो स्टेबल रहना चाहिए वो नेचर में, तो उसके लिए क्या होगा, ये बॉन्ड बना के रहते हैं। जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो ये मॉलिक्यूल कहाएगा। सिंगल एटम बॉन्ड बन गए तो मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या होता है, जो 2 और मोर देन 2 एटम के बॉन्डिंग से बना हुआ सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। फिर इसी तरह से एक और ले लेते हैं, हम देखते हैं जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। एक ओ ले लेता हूं और एक ओ ले लेता हूं, ये दोनों के बीच में भी बॉन्ड होता है। सो ये सिंगल एटम है ऑक्सीजन का, और ये टुगेदर है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं थर्ड एग्जांपल आपको लेता हूं। ये फिर से मैंने H लिया समझिए, और एक O ले लिया। अब इनके बीच में बॉन्डिंग है। अब बॉन्डिंग है तो ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मॉलिक्यूल किसका है, वाटर का है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम एटम के बीच में बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए सेम एटम के बीच में बॉन्ड है। यहाँ पे डिफरेंट एटम है, एक है हाइड्रोजन का एटम, एक है ऑक्सीजन का एटम। तो डिफरेंट हमारा
एटम्स के अंदर बॉन्डिंग है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जब डिफरेंट एटम से बना रहे तो उसे बोलते हैं कंपाउंड। और जब सेम एटम से मिलके कोई सब्सटेंस बना हो तो उसे एलिमेंट बोलेंगे आप लोग। तो एलिमेंट क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस या एटम। इसके अंदर आप किसी भी और दूसरे एटम को नहीं पाओगे तो एलिमेंट बोलेंगे। और कंपाउंड मतलब क्या? ये डिफरेंट एटम से। तो मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल बीच का टर्म है। आप सेम वाले एटम को भी मॉलिक्यूल बोलते हो और डिफरेंट वाले एटम्स को भी मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल का डेफिनेशन मैंने बता दिया, वो बहुत अलग है। जहां पे दो या दो से ज्यादा एटम बॉन्डिंग कर लें तो उसे मॉलिक्यूल बोलना है। तो उसका एलिमेंट और कंपाउंड से कुछ लेना देना नहीं होता है। उसका लेना देना होता है कि एटम जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। अगर दो एटम उससे ज्यादा जुड़े हैं तो उसे मॉलिक्यूल बोलेंगे, अगर वो जुड़े नहीं है तो उसे सिर्फ एटम बोलेंगे। तो आपको एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड में फर्क पता चल जाना चाहिए। अगर आपको यहां से, तो देखिए हमारे पास डायग्राम भी है कि देखिए एलिमेंट जो होता है प्योर एटम से बना होता है, वो प्योर एटम से बना होता है। वहीं पे कंपाउंड क्या होता है? वो डिफरेंट एटम से बना होता है। अब मॉलिक्यूल एलिमेंट्स को ही बोल सकते हैं और कंपाउंड वाले पार्ट को ही। तो देखिए पाई चार्ट के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि आप एलिमेंट को ही मॉलिक्यूल बोलते हैं और कंपाउंड को ही मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, उसका कोई लेना देना होता नहीं है, बस इतना सही फर्क है। चलते हैं हमारे अब सीधे चैप्टर के अंदर। तो अब ये देखिए, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर ओनली ऑफ वन टाइप। तो देखेंगे वही बताया जो हमने बोला कि एक ही टाइप के सब रहेंगे। अगर ओ है तो ओ ही रहेगा। जैसे कि आप ओ की फॉर्म देखेंगे, O2 है, ये ऑक्सीजन है। O3 को ओजोन बोलते हैं। ओजोन भी एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर एक ही एटम है, O। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। More and more information about the properties of these elements was gathered to ease the study of such a large number of elements। देखिए जैसे हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन में बोला था कि इजीली पढ़ने के लिए, ताकि सबके सब पढ़ पाए और एक बार देखने से और या तो कोई समझा दे तो लाइफ टाइम तक याद रहे, ऐसा कुछ तो हम लोग को बनाना चाहिए। साइंटिस्ट, जैसे कि आप मैथ्स देखते हैं कि आपके मैथ्स में वेल डेडिकेटेड चैप्टर होते हैं 2.1, 2.2, तो आप लोग उस हिसाब से उसे सॉल्व करते चले जाते हो। फिर आपका एंड में आता है कि बहुत ज्यादा जैसे एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम आता है। तो इसी तरह से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं एलिमेंट्स को कि ऐसे एलिमेंट्स को रखा है तो आप यहाँ वाले एलिमेंट्स को इस तरह से समझेंगे, कुछ और दूर पे रखा हुआ एलिमेंट का मतलब ये है। तो आपको मतलब समझते जाना है, यही आपको ये चैप्टर में करना है। साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग अ पैटर्न इफ एनी इन दी वास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो वो लोग ने क्या सोचा कि अगर हमको एलिमेंट्स को अगर रखना है कहीं से, तो ऐसे तो लिख नहीं सकते रैंडमली। तो क्या होगा, इन्हें कुछ ना कुछ हमें बॉक्स बना के कहीं अलग रखना होगा कि ये ऐसे होंगे, ये वाले बॉक्स में ऐसे कुछ होंगे। कुछ ना कुछ तो वो लोग को सेम पैटर्न के ऊपर करना, पैटर्न फॉलो करेंगे तभी ना होगा। जैसे कि हम लोग डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं, तो मैं अगर 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ मैं कि यहाँ वाला चीज ऐसा होगा, वहां वाला दूसरा कुछ होगा। तो ये पैटर्न उनको समझना कि क्या एलिमेंट्स के अंदर कोई ऐसा पैटर्न है जो हम जानते हैं। फिर देखा उन्होंने, यू नो दैट इन इनिशियल क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स वे क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इनिशियली वो लोग ने कैसे बांटा था? 2 पार्ट में इजिली बांटा था कि मेटल होंगे और नॉन मेटल होंगे। मेटल्स मतलब क्या होता है? जिसके अंदर डक्टिलिटी होती है, शाइन रहता है उसके अंदर, मैलिएबिलिटी होती है। डक्टिलिटी मतलब एक पतला सा तार बना सकता है, वैसा वो डक्टाइल हो सकता है। मैलिएबिलिटी मतलब मारने पे वो चपटा हो जाएगा, अगर बहुत ऐसा कुछ बॉक्स टाइप उसे मारते मारते आप उसे पतला शीट बना सकते हो, ये सब रहेगा। हीट ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं। तो वो लोग ना ऐसे मेटल्स को रखते गए, Fe को रखा, फिर एल्यूमिनियम को रखा, फिर जिंक को, ऐसे करते वो लोग रखते चले गए। अब देखिए मैं यहाँ पे से आप पूरे स्टार्ट में आप लोगों को चैप्टर को मैं Fe ही बोलूंगा। Fe मतलब फेरस होता है, फेरस मतलब आयन, Al मतलब एल्यूमिनियम। आप लोग को इसी लैंग्वेज में बात करूंगा सो दैट Zn से जिंक होता है,
आप लोग को पूरा एंड आपके रिएक्शन बहुत सारे हैं ये आपके 10th स्टैंडर्ड में, प्लस आपके जो 8th चैप्टर प्लस 9th चैप्टर उसमें भी रिएक्शन बहुत सारे हैं। तो आप लोग को आदत पड़ी रहनी चाहिए एफ ई जानने की, एल जानने की, जेड एन जानने की। प्लस जो 11th 12th में साइंस लेना चाहते हैं उन्हें तो ये मस्ट है कि वो अभी से इसी फॉर्म में बात करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं आयन लिखूंगा फिर एफ ई लिखूंगा तो सेंस नहीं बनेगा। तो जब भी होगा मैं सिर्फ लेटर ड्रॉ करूंगा, मुंह से बोल दूंगा कि ये मेटल है, और जहाँ जरूरत पड़ेगी लिख के ही बताऊंगा, लेकिन आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। आज किसी बोलते हैं प्रॉब्लम को डील करना तो उससे दूर नहीं भागना होता है, उसे जितना जल्दी हो उससे डील करके उसे खत्म करना होता है। ये आपको कुछ भी कर लेना, आज नहीं करोगे 2 महीने या 3 महीने बाद तो करना ही पड़ेगा आपको, इसलिए इसे पहले अभी से शुरू कर लीजिए। तो मैं वही इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बार बार बोल के आपके माइंड पे हिट करते करते ये जो लेटर्स हैं आपके दिमाग में डाल दूंगा। तो ऐसे उन्होंने रखा मेटल्स को। फिर नॉन मेटल जैसे कि हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको एक साइड रखा कि ये नॉन मेटल्स हैं। लेकिन हमको पता है बेसिकली इनका आगे चल के क्या हुआ, कुछ कुछ मेटल जैसा प्रॉपर्टी थे, जैसे कि सोडियम हो गया हमारा। अब सोडियम जो था वो हीट ट्रांसफर नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं ट्रांसफर कर सकता, ना हमारा उसके अंदर मैलिबिलिटी थी, ना शाइन था, ना डक्टिलिटी थी, फिर भी वो मेटल था। तो लोग यहाँ पे अभी कंफ्यूज होना शुरू हो गए कि ये मेटल तो है, ये जान गए वो लोग, लेकिन वो हम देखेंगे कि कैसे उनको पता चला कि ये मेटल है, वो आगे चैप्टर में अभी बता दूंगा। तो मुझे और बहुत सारे टर्म बताने पड़ेंगे, तो हम धीरे धीरे उसकी तरफ पहुंचेंगे। तो उन लोगों ने क्या देखा कि फिजिकली मतलब देख के कि ऐसा ये सब क्या है, डक्टिलिटी, सब फिजिकल चीजें हैं। कुछ इसमें हम लोग ज्यादा डिटेल में कुछ मॉलिक्यूल की पढ़ाई नहीं करते। तो देखे कि फिजिकली हमको टफ गिर रहा है, कि फेरस जैसे वो तो दिख रहा था कि सॉलिड टाइप है एकदम, और एल्यूमिनियम भी सॉलिड टाइप है एकदम, वायर जा खिंच भी जाएगा, पतला भी हो जाएगा। लेकिन सोडियम के केस में, सोडियम एक्चुअली आपको सीधा सीधा बताऊं तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ दिखने में आपका इरेजर जैसा होता है ना, वैसा रहता है, इरेजर जैसा दिखने में रहता है। तो आप इसे नाइफ से कट कर सकते हो, लेकिन वही आप आयन को नाइफ से कट करने में आपको सदियां लग जाएंगी, वहीं इसको सिर्फ आप नाइफ से प्रेस करेंगे कट जाएगा। अब ले साइंटिस्ट को पता चल गया कि ये फिजिकली तो इन जैसा मैच नहीं खा रहा है, लेकिन ये कैसे बताएंगे हम बच्चों को, या जो आगे एजुकेट करेंगे या साइंटिस्ट लोग को, ये भी मेटल ही है। तो वो लोग ने सोचा कि अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी को बता के तो नहीं बता कर सकते कि लोगों को समझा पाए, क्योंकि आप लोग के लोअर स्टैंडर्ड में भी यही बताया था कि मेटल ऐसा होता है जो दिखने में ऐसा ऐसा हो। लेकिन उन लोग ने बाद में बोला कि हमको अब कुछ बात करनी पड़ेगी केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि वो कोई अगर कोई सब्सटेंस है, वो दुनिया में जितने भी केमिकल्स हैं उनसे रिएक्ट कैसे करता है, वो रिएक्ट कैसे करता है, और उस पैटर्न को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो सोडियम था हमारा आयन हुआ, दैट इज Fe, ये सब वाटर के साथ रिएक्शन करने पे, एसिड के साथ रिएक्शन करने पे, बेस के साथ रिएक्शन करने पे थोड़ा थोड़ा हमें सेम पैटर्न दिखाते हैं। तब ये लोग समझे कि अब हमें केमिकल प्रॉपर्टी भी बतानी पड़ेगी अगर हमको एजुकेशन पर्पज से इजी करना है। तो इसी तरफ वो लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को केमिस्ट्री के अंदर आपके जो बोलते हैं ना इंटरेस्ट पैदा होते जा रहे हैं, तो जो ये प्लेटफॉर्म है यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री, इसमें आप लोग को नीट जो आपको डॉक्टर्स बनने के लिए जो आपको एग्जाम है उस लेवल तक की, प्लस IIT JEE तक के लेवल की आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। और ज्यादा रिक्वेस्ट होने पे वो JEE एडवांस का भी शुरू कर देंगे। तो अगर आप लोग को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत है, जानना है कि कैसे ये सब अलग अलग है, तो प्लीज चैनल पे जो आप जब टाइम मिले आप लोग को, या आप लोग 10th पास हो जाओ और जैसे या खाली टाइम में पे, तो जरूर जाके आप चैनल को एक बार विजिट करिए। वहां पे जो अलग अलग चीजें वहां बेसिक से शुरू की गई है हर एक चीज, तो वीडियोस को जरूर देखना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि वहां पे जैसे बोल रहा जिसका इंटेंशन है कि उसे साइंस ही लेना है, तो दूसरे क्या बोलते हैं कि देरी नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी चीजें जान जाओगे उतना अच्छा रहेगा, सो दैट कि आपके पास टाइम बचे। 10th में टाइम बहुत रहता है आप लोग के पास। तो जो बच्चा बहुत तेज है कि ये सब चीजों से वो बहुत ऊपर उठ चुका है कि उसको सब पता है, तो वो वीडियोस धीरे धीरे देखना शुरू कर सकते हैं। तो चलते हैं हम हमारे चैप्टर में। लेटर ऑन अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड मेटलॉइड वाज नोटिस्ड। तो देखो अब फंस गई। पहले इनको तो लगा था कि मेटल नॉन मेटल बोल के हम बचा लेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, कि सीधा सीधा बच्चे लोग ऐसा जान जाओ, लेकिन बाद में वो लोग फंस गए कि अरे अब तो मेटलॉइड भी आ गया। मेटलॉइड क्या होता है,
वो मेटल नॉन मेटल दोनों जैसा कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है। दिखने में वो रहता है हमेशा नॉन मेटल जैसा, लेकिन प्रॉपर्टी अंदर से केमिकल वाली जो उसकी रहती है वो हमारे मेटल वाली रहती है। तो दोनों चीज का उसके अंदर कॉम्बिनेशन रहता है। So as the knowledge about the elements and their properties went on increasing, तो उसी के साथ मेटल्स और ये सब नॉन मेटल्स प्लस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अब डिटेल में पता चलती है, क्योंकि साइंस में इंस्ट्रूमेंट्स आने शुरू हो गए थे और हमको पता है कि इंस्ट्रूमेंट्स आने के लिए पैसा चाहिए। और उस टाइम पे मालूम है 18वीं सेंचुरी में ये यूरोप वाले पूरे हर एक इंडिया जैसे कंट्री, अफ्रीका कंट्री जैसे राज कर रहे थे, इनके पास पैसा बहुत था तो लोग लगाने को रेडी भी हो गए थे। सो डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार्टेड ट्राइंग आउट द डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जब लोगों में फूट पड़ी कि नहीं अब मेटल नॉन मेटल से काम नहीं पड़ने वाला, अब कुछ हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। सो इन द ईयर 1817 अ जर्मन साइंटिस्ट डोबेराइनर, जर्मन मतलब देखेंगे आप लोग, जब 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी की बात होगी जर्मनी बहुत पीक पे था, जैसे ये भी एक यूरोप का कंट्री है। तो बाद में जैसे कि वो हम बोलते हैं ना, ये हिटलर जब से आए ये सब आए, ये लोग की वजह से थोड़ी जर्मनी डाउन हुई, तब से इसका साइंस भी डाउन हुआ। वो अभी भी इंडिया से बहुत आगे साइंस में, लेकिन कंपेरेटिव टू जैसे कि डोमिनेंस जो पहले जर्मनी का था, फिर उसका हमारे यूके का आया, आज जो डोमिनेंस है पूरे साइंस में यूएस एंड चाइना का है। तो पैसा डिसाइड करता है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये बोलते हैं ना साइंस में ये सब जरूरी है, लेकिन मनी एस्पेक्ट बहुत जरूरी है अगर आपको साइंस आगे लेके जाना है। तो उस टाइम पे जर्मनी था, तो जर्मनी का पैसा अच्छा खासा, तो उसने शुरू कर दिया था। डोवेल ने सजेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। अच्छा, तो इन्होंने एक क्या बात पकड़ी, ये अब एटम लेवल पे बात कर रहे थे। अब ये सिर्फ एक बोल रहे ना, ऊपर से देखने के ऊपर बात नहीं कर रहे थे कि ऊपर से दिखने में ऐसा तो ये ऐसा और नहीं दिखने में ऐसा दूसरा टाइप नॉन मेटल होगा। इन्होंने क्या बोला कि अंदर घुस गया, अब ये सीधा एटम की बात कर रहे हैं कि जो एटम का मास होता है उसके वजह से हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। जैसे कि हमने जो चार्ट बनाया था, फेरस हमारा फ्लोरीन से कैसे अलग है, फेरस खुद एल्यूमिनियम से कैसे अलग है, लेकिन ये फिर भी ये सब मेटल वाले एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन सेम क्यों दिखाते हैं। तो ये सब का रीजन उन्होंने बताया कि इनके जो एटॉमिक मास है वो रिस्पॉन्सिबल है। इनका जैसे कि कुछ कुछ प्रॉपर्टी सेम होना और कुछ कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होना, ये सब रिस्पॉन्सिबल है एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास के बारे में आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। तो ये समझिए, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं सो दैट आप लोग को पता चल जाए। पढ़ लेते हैं पहले, चलिए फिर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, देखते जाएंगे। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सिर्फ 3 एलिमेंट ऐसे ही नहीं लिए कि कोई भी उठा लें, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब फिर से रिवाइज करना, जिससे जैसे कि अगर कोई एलिमेंट है, वो 3 एलिमेंट है, वो तीनों एसिड बेस और सॉल्ट जो भी हो उसके साथ सामने, या एयर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, वाटर हुआ, इसके साथ रिएक्शन करने पे पैटर्न जो है सेम दिखाते हैं। मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं, देखिए मैं प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूं कि प्रोडक्ट सेम बनाएंगे। पैटर्न जैसे कि अगर मेल फीमेल अगर मिलते हैं तो बेबी बॉर्न होता है, ये पैटर्न है। मैं ये नहीं, तो इसी पैटर्न की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक मेल फीमेल से सेम बेबी, राहुल नाम का ही लड़का सबको पैदा होता है। मैं बोल रहा हूँ राहुल धर्मेश अलग अलग लोग होंगे, लेकिन लड़के या लड़की पैदा तो होंगे ही। तो इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे एलिमेंट्स ऐसे लिए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, भले वो प्रोडक्ट अलग अलग दें, लेकिन वो लोग रिएक्ट तो सेम ही करेंगे। एंड उनको क्या बोला उन्होंने, ट्रायड्स। जो 3 के ग्रुप था उनको क्या बोल दिया, ट्रायड्स। ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ atomic mass and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to mean of the atomic masses of other 2 elements। तो इसको पढ़ लेते हैं, पहले मैं डायग्राम बताता हूं तो आप लोग को इजीली समझ जाएगा। मैं क्या करता हूं, देखिए एटम्स बनाता हूं, ये एक एटम, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देता हूं। ठीक है, ये समझिए ये हमारा है, इसको ले लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं हम 6 और इसको ले लेते हैं 7, एटॉमिक मास ले लेते हैं। तो ये हमारा एटम हुआ, ये सेम कलर दिखा रहा है, मतलब क्या, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है।
लेकिन इनका मास अलग अलग है, ए बी सी लिखूंगा इनको, ठीक है, ये तीनों अलग है। तो उन्होंने क्या बोला कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर लीजिए, तो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब क्या बोलता है, आप जो फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करोगे तो आर देखते हैं, तो फर्स्ट 5 प्लस 7 को ऐड करो, उनका मीन निकाले। मतलब क्या, मीन क्या होता है, मतलब जितने नंबर्स उनको ऐड करके उस नंबर से डिवाइड कर दो। तो 2 नंबर है तो 5 प्लस 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 प्लस 7 12/2 इक्वल टू 6। तो उन्होंने बोला था जो आंसर आएगा वो बीच वाले के बराबर आएगा। तो देखिए 5 प्लस 7 ऐड करेंगे, उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, ये उनका कहना था। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि 5.8 आता है तो ये बोलते हैं इसको हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 6 के नजदीक है। तो अप्रोक्सीमेटली का मतलब ये था उनका। तो बोलते हैं अगर एग्जैक्ट भी नहीं है तो थोड़ा तो आजू बाजू में रहता है, तो यही बोला था उन्होंने। देख लेते हैं अभी चैप्टर एक बार वापस से, कि अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन ट्रायड के इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ। तो आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े मीन कैसे निकालता है, समझे 5 प्लस 6 प्लस 7 है, तो इसका हमें अगर मीन निकालना होता है तो इसे तीन नंबर 1 2 3 तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो मीन ऐसे ही निकाला जाता है। तो हमारा केस में सिर्फ 2 ही नंबर थे, 5 एंड 7 थे, तो इसलिए इसको सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे। तो मीन निकाल के जो होगा, जो मास आएगा वो आपका बीच वाले के बराबर होगा। हाउएवर द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू द ट्रायड्स। तो जो जितने भी थे, मतलब जो जितने पता थे ऑल एलिमेंट्स को वो नहीं रख पाए। फिर भी एक शुरुआत बहुत अच्छी थी जिसमें उन्होंने एटम के बारे में बात की, कि सब लोग ऊपर ऊपर से बात करते, लेकिन एक इंसान था जो अंदर घुस गया, पूरा बोलता है नहीं आपको यहाँ वहां ध्यान नहीं, एटॉमिक मास भी दो, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये बात बहुत सच थी, रियल में आगे हम देखेंगे कि कुछ गलतियां इनके पास हैं, लेकिन क्या थी, ये लोग अंदर घुस चुके थे। अब एटम के बारे में बात होना शुरू हो चुका था, और पूरी दुनिया में आज जो भी होता है एटम लेवल पे ही बहुत सारा काम होता है। तो देखिए ये डोबेराना ने वो काम स्टार्ट कर दिया था, इसलिए इनका नाम पढ़ना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला ट्रायड बनाया, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है। फिर से रिपीट करता है, Li से लिथियम, Na से सोडियम और K से पोटेशियम होता है। तो ये पहला एलिमेंट है हमारा। तो देखिए ऊपर एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और ये एलिमेंट 3। तो फर्स्ट एंड थर्ड को जब जोड़ेंगे तो और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें बीच वाला मिल जाना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए। तो देखते हैं, तो 6.9 है लिथियम का मास और 39.1 मास है हमारा पोटेशियम का। तो देखिए यहाँ पे ऐड करके निकाला है 23 आया, और एक्चुअल एटॉमिक मास भी 23 ही होता है। तो एकदम करेक्ट आया, जो डोबेराइनर बोल रहे थे एकदम परफेक्ट बैठा। फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का नंबर आया। तो कैल्शियम पहला एलिमेंट था तो उसे 40, उसका 40.1 है, थर्ड वाले का 137.3 है। फिर उसे ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो देखिए 88.7 है, जो उसके एक्चुअल एटॉमिक मास के नजदीक है। यहाँ से 0.7, यहाँ 0.6 है, प्लस 1 का फर्क भी है, तो इतना नजदीक भी था, तो इसलिए वो बोले थे अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अब आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर से क्लोरीन पहला एलिमेंट, आयोडीन लास्ट, 35.5, 126.9 ऐड करके आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 81.2 आएगा, जबकि वहां का ब्रोमियम का असली कितना था, 79.9। तो देखिए, तो ये तो अप्रोक्सीमेटली किसी तरह जुगाड़ से बैठा लिए थे, लेकिन ये हमने कितने एलिमेंट की बात की, सिर्फ 9 एलिमेंट्स। तो ये जो बैठ रहे थे उनका बताया, ठीक है। फिर भी बैठने वालों में आप देख रहे हो कि तो 1-2 मास का फर्क पड़ जा रहा है, तो और आगे वालों में तो और फर्क पड़ रहा था, तो इसलिए उनकी थ्योरी को पूरा फुल एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब चलते हैं, इसके बाद आए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो न्यूलैंड के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा, सो दैट कि आपका धीरे धीरे सब बेसिक लेवल पे चलता रहे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए हमें कमेंट सेक्शन में, और लाइक करके भी जरूर जाएगा, और अपने दोस्तों में भी इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो होलिस्टिक है, हर चीजें यहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड बताई जाएंगी आपको। अभी सिर्फ साइंस और स्कूल सेक्शन है, आगे अच्छा डिमांड रहा तो कॉमर्स सेक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।